हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एवियन कोचिंग सेंटर के एक बेहतर वीडियो में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज फिजिक्स इंटरमीडिएट फिजिक्स 12th के फिजिक्स के सेशन 2023-24 के अगले पार्ट के साथ मैं उपस्थित हूं। अभी तक आप आवेश के प्रकार, आवेशन के प्रकार पढ़ चुके हैं। उसके आगे का वीडियो आज हम इस वीडियो सेशन में कूलाम का नियम पढ़ेंगे, परावैद्युत पदार्थ पढ़ेंगे और कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप पढ़ेंगे। चलते हैं, वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में सेशन 2023-24 फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर जाकर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। पूरे नोट्स के साथ पढ़ाया जा रहा है और आपको पूरे पाठ्यक्रम की सेशन 2023-24 की पूरे पाठ्यक्रम की, पूरे इंटरमीडिएट की और हाई स्कूल की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी इस यूट्यूब चैनल पर, वो भी निःशुल्क कराई जाएगी। तो जुड़ जाइए चैनल से। चलिए देखते हैं आगे कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, एक पर Q1 आवेश है, एक पर Q2 आवेश है और एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे हैं। अब इनके मध्य क्या लगेगा? दो आवेशों के मध्य बल लगता है, या तो आकर्षण बल या तो क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल। अगर आवेश समान होते हैं तो प्रतिकर्षण बल, आवेश विपरीत होते हैं तो क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। इस संबंध में इन्होंने प्रयोग करके देखा, बताया कि जो बल लगता है वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला इन्होंने बताया कि जो बल लगता है, जो बल है F जो है, वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब, अगर दोनों आवेश अधिक होंगे और उनका गुणनफल अधिक होगा तो बल भी उतना ज्यादा लगेगा। तो माने अनुक्रमानुपाती का मतलब उसी अनुपात में बढ़ता या घटता है। तो माने F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और फिर उन्होंने देखा कि जैसे जैसे आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाते जाते हैं, इनके बीच लगने वाला बल भी क्षीण होता जाता है, कम होता जाता है। तो कहने का मतलब, जो बल होता है वह आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को मिला देते हैं। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, जब समीकरण 1 और 2 को मिलाते हैं तो F इक्वल टू हो जाता है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r²। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट हो जाता है, तो F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपान r²। अब यहां देखा गया क्या कि प्रयोग द्वारा क्या देखा गया, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं। अब रख दो K की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। इतना न्यूटन, एक कूलाम का नियम हो गया। अगर यहां से आप परिभाषा लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? कूलाम के, समझ में आया कूलाम का नियम क्या है? मतलब जो बल होगा वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां से हम कूलाम का नियम लिख सकते हैं। तो लिख क्या सकते हैं? तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके
दूरी, ऐसे लिखो, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा यह जो बल होता है, तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो ये हो गया कूलाम का नियम हो गया। तो कहने का मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होगा वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो फार्मूला क्या है कूलाम के नियम का? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जहां 1/4πε, ये पूछा जाता है 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वह होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 होती है। और इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखते हैं एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी पूछा जाता है। एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या है? तो क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की बीमा? अभी आपने पढ़ा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहां से एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालना, तो एप्सिलॉन नॉट इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट = 1/4π Q1 Q2/r²। F इधर गुणा है, इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अब बीमा लिखेंगे, आपको पता है 1/4π जो होता है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या होती है? बीमाहीन राशियां होती है, बीमाहीन राशियां होती है। Q1 Q2 क्या है? Q1 और Q2 क्या है? आवेश है। और आवेश की बीमा आपको पता है क्या होती है? AT होती है, क्योंकि आवेश Q बराबर क्या होता है? I × T, धारा गुणे समय। धारा की बीमा A, समय की बीमा T। और F क्या है? बल है। F क्या है? बल है। और बल की बीमा आपको पता है क्या होता है? mLT-2 होता है। R क्या है? दूरी है। यहां पर R क्या है? दूरी। और दूरी की बीमा क्या होती है? L होती है। तो यहां से रख दो भैया। एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है, बीमाहीन राशियां। Q1 Q2 माने A × T। Q2 की बीमा क्या हो जाएगी? A × T अपान F mLT-2 × L² हो जाएगा। अब सभी को ऊपर लेकर चले जाओ, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या हो जाएगी? m⁻⁻1। L है L⁻1, L⁻2 कितना हो जाएगा? L⁻3 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? -3। और T है T⁻−2, यहां पर T⁻2 है, A ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा? 4T⁻4 और A²। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या आई? क्या है एप्सिलॉन नॉट की बीमा? m⁻−1, L⁻3, T⁻4, A²। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट की बीमा। इतना समझ में आया? नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है माध्यम का परावैद्युतांक, जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक माध्यम में, ऐसा लिखो, माध्यम में परावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन मीडियम।
अभी आपने पढ़ा 1 देखो यहां पर है 1/4πε0। जब निर्वात की वैद्युतशीलता होगी एप्सिलॉन नॉट, जब माध्यम की वैद्युतशीलता होगी वहां पर एप्सिलॉन होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन केवल। तो माध्यम में परावैद्युतांक क्या होता है? तो किसी माध्यम में माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वह नियतांक होता है, और उसी नियतांक को हम बोलते हैं परावैद्युतांक। कहने का मतलब किसी माध्यम में, नोट करते जाइएगा, किसी माध्यम में, नोट्स बनाते जाइएगा दोस्त, किसी माध्यम ऐसे लिखो, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता इसको एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को, ऐसे देखो, का अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक होता है जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल के से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब जो एप्सिलॉन, देखो माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इसका जो अनुपात होता है कांस्टेंट माने क्या होता है? के। यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू निकालो, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा। यहां से न्यूमेरिकल्स में पूछे जाएंगे, दिया रहेगा माध्यम का परावैद्युतांक दिया रहेगा, आपसे पूछेगा निर्वात की वैद्युतशीलता बताओ या माध्यम की वैद्युतशीलता बताओ। निर्वात की वैद्युतशीलता का मान आपको पता है 8.85 × 10⁻12। अब देखिए अगर इसको कूलाम के नियम के रूप में लिखें तो कूलाम के नियम से माध्यम में क्या हो जाएगा? माध्यम में, किसमें? माध्यम में हमने क्या बताया? तो F बराबर 1/4π एप्सिलॉन हो जाएगा। हमने बताया माध्यम में जहां एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, वहां पर एप्सिलॉन हो जाता है Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा? R²। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? F इक्वल टू 1/4π हो जाएगा। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट K, Q1 Q2 अपान R², इतना न्यूटन हो जाएगा। तो समझ में, जब माध्यम के लिए पूछा जाए तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट K, और जब निर्वात के लिए पूछा जाए तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमें पता है निर्वात में जो होता है, निर्वात में K की वैल्यू 1 होती है, निर्वात में परावैद्युतांक की वैल्यू 1 होती है। माध्यम में क्या होता है? माध्यम में जो K की वैल्यू होती है 1 से बड़ा होता है और इनफाइनाइट से छोटा होता है। और धातु के लिए जो होता है, धातु के लिए K बराबर इनफाइनाइट होता है। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। अब वेक्टर रूप में देखते हैं कूलाम का नियम किस प्रकार से होता है। तो देखो हमने पढ़ा है कि दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं। मान लेते हैं A और B दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, एक पर Q1 आवेश, एक पर Q2 आवेश है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। इस पर जो बल लगेगा, इस बल का नाम हम दे देते हैं कोई, दोनों बल का, क्योंकि वेक्टर रूप में लिखना है तो दोनों बल का नाम हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस बल के नाम F1 बल लिख देते हैं, और किसके कारण? दूसरे कारण लग रहा है तो F12 दे देते हैं, और दूसरे पर बल लग रहा है किसके कारण? पहले के कारण, तो F21 दे देते हैं। ठीक।
अब कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम से देखो, कूलाम का नियम हमने क्या पढ़ा है, पहले लिख लेते हैं हम। 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, एक कूलाम का नियम होता है। ठीक है, इस नियम से अगर हम इसको वेक्टर रूप में लिखें तो F12 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और हमने एक चीज और बताया था कूलाम के नियम में, तथा जो बल लगता है यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होता है, अनुदिश होता है। तो एकांक सदिश भी लिखेंगे तो आर कैप। और देखो जब यहां पर 1 2 हो, माने पहले पर बल दूसरे के कारण, तो जो दूरी हो जाएगी 2 1 हो जाएगी, माने दूसरे की दूरी पहले आवेश से, माने दूसरे आवेश की दूरी किससे, पहले आवेश से। इतना याद रखना, जब यहां 1 2 हो, जब वेक्टर रूप में लिखो, जब यहां 1 2 हो यहां पर 2 1 हो जाएगा, यहां पर 2 1 तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 2। और याद रखना किसी को ऊपर एकांक लगा है, माने एन कैप, माने जैसे किसी भी वेक्टर, किसी भी राशि के ऊपर कैप लगा है, माने उसका मात्रक होता है 1, माने मापांक, माने 1, उसका मापांक कितना होता है 1, एकांक सदिश बोला जाता है। और इसकी जो वैल्यू होती है उसके वेक्टर तथा उसके परिमाण के क्या होती है, बराबर होती है। परिमाण का मतलब दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है। अब इसको लिख क्या सकते हो, जल्दी बताओ। वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू, इसको क्या लिख सकते हो, R21 वेक्टर, वेक्टर R21 बटे आर लिख सकते हो, क्योंकि दूरी आर ही होगी, चाहे दूसरे की पहले से दूरी चाहे पहले की दूसरे से दूरी, दोनों तो आर ही होगी। अब यहां पर लिख क्या सकते हो इसको, और क्या लिख सकते हो, F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर गुणे आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, और वेक्टर R21। इस प्रकार से ये हो गया F12 बल के लिए कूलाम का नियम। अब इसी प्रकार से हम F21 के लिए भी आसानी से निकाल सकते हो। इसी प्रकार क्या लिखोगे, वेक्टर F21, इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब हमने क्या बताया, यहां पर 2 1 है, तो यहां पर क्या होगा 1 2, माने R 1 2 कैप। अब कैप का मतलब समझ रहे हो ना, उसका माने जिस पर कैप लगा है उसका वेक्टर बटे उसका परिमाण। तो कहने का मतलब F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, वेक्टर R12 अपान क्या हो जाएगा आर। कहने का मतलब पहले से दूसरे की दूरी या दूसरे से पहले की दूरी, जब दिशा की जरूरत नहीं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, आर, क्योंकि यहां पर वेक्टर की बात है, इसलिए मतलब पहले की दूरी किससे, दूसरे से, इसलिए लिखा जा रहा है यहां पर। लेकिन जब परिमाण की बात आती है उसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर गुणे आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब, और वेक्टर R12। तो इस प्रकार से कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है, नोट डाउन करिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो दोस्त, तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल से नए जुड़े हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्त। हम सब आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ये सब निःशुल्क बैच है, पूरा सेशन, पूरा 2023-24 का जो पूरा पाठ्यक्रम है, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, साथ ही साथ अगर आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हर सब्जेक्ट का, इंटरमीडिएट हाई स्कूल का हर सब्जेक्ट का ऐसे ही निःशुल्क जो क्लासेस है, पूरा संपूर्ण आपका क्लासेस, संपूर्ण सिलेबस आपको कराया जाएगा। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बेहतर वीडियो के साथ। अपना प्यार, अपना दुलार एवीएन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को बनाए रखिएगा दोस्त, और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।